हेलो दोस्तों, मैं गुड्डू कुमार इस टाइम से स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्र एवं छात्राओं को स्वागत करते हैं। आइए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं। जो दोस्तों चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी कार्य प्रणाली। जो दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। ये सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली क्या होता है दोस्तों? तो इस अध्याय में दोस्तों 2 वीडियो बना चुके हैं और ये आज तीसरा वीडियो है दोस्तों। इस सत्ता की साझेदारी में आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था से कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में कब किया गया था और किस राज्य से किया गया था। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि पंचायती राज जो व्यवस्था होता है कितने स्तर का होता है पंचायती राज व्यवस्था। उसके बाद दोस्तों इस टॉपिक में आज बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था से, यानी कि ग्राम स्तर पर जो ग्राम पंचायत का निर्माण किया गया है दोस्तों, जिसका प्रधान हमारे मुखिया जी होते हैं, उनके बारे में आज दोस्तों चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग सबसे पहले इस टॉपिक लिखे हैं पंचायती राज व्यवस्था। तो दोस्तों ये जानते हैं हम लोग कि पंचायती राज व्यवस्था क्या होता है। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले में, हाँ दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले में इस पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को शुरुआत किया गया दोस्तों। बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत किया गया था दोस्तों। तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था और बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा के आधार पर ये जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत किया गया था दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में ये तो शुरुआत किया गया था दोस्तों। लेकिन किस समिति के आधार पर? तो बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत किया गया था दोस्तों। तो क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। उसके बाद दूसरी बात पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत दोस्तों 11 अक्टूबर, दूसरी बात की बता रहे हैं दोस्तों कि 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को दूसरी बार ये किया गया दोस्तों। 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को आंध्र प्रदेश में किया गया, आंध्र प्रदेश में किया गया दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। तो अगर दोस्तों सर्वप्रथम पूछेगा कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ किया गया था, तो राजस्थान के नागौर जिले में। और दूसरी बार पूछेगा दोस्तों तो 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को आंध्र प्रदेश में किया गया था दोस्तों। ये था पंचायती राज व्यवस्था। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था अगर पूछ लिया जाए कि पंचायती राज व्यवस्था जो है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है, तो दोस्तों भारतीय संविधान की 11वीं जो अनुसूची है, 11वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है दोस्तों। अगर पूछ लिया जाए कभी क्वेश्चन कि पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुसूची में किया गया है दोस्तों, तो 11वीं अनुसूची में किया गया है। ये पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय प्रदान किए गए हैं, यानी कितने विषय पर पंचायती राज व्यवस्था अपना कार्य करती है, तो 29 विषय पर दोस्तों, 29 विषय पर पंचायती राज व्यवस्था क्या करती है, कार्य करती है। उसके बाद पूछेगा दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, यानी कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में
पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है दोस्तों, तो वो हो जाएगा अनुच्छेद दोस्तों 243। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में किया गया है दोस्तों, अनुच्छेद 243 में किया गया है। और जो अनुच्छेद 243 है दोस्तों, क से लेकर ट्वर्गी न तक, अनुच्छेद 243 के क से अगर ट्वर्गी न तक पढ़ेंगे दोस्तों तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में उल्लेख मिलता है दोस्तों। तो ये तो हो गया कौन सी अनुसूची है, 11वीं अनुसूची था। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। कौन से अनुच्छेद है, तो 243 अनुच्छेद है। 243 अनुच्छेद के क से लेकर ट्वर्गी न तक है दोस्तों। पूछ लिया जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है दोस्तों। अगर भाग पूछेगा दोस्तों तो भाग हो जाएगा 9। तो भाग कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 9। यह है पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा लागू है दोस्तों। तो ये भी याद रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था कौन से अनुसूची से है, 11वीं अनुसूची से संबंधित है। कितने विषय पर कार्य करती है, 29 विषय पर कार्य करती है। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का से लेकर ट्वर्गी न तक पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है दोस्तों। उसके बाद पूछेगा पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है दोस्तों, तो भाग है 9। ये है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था। अब दोस्तों बात करते हैं कि पंचायती जो राज व्यवस्था है, अगर पंचायती राज व्यवस्था में पंचायती राज जहाँ पर व्यवस्था है, अगर इसमें कोई त्रुटि पाया जाता है, कोई कमी हो गया, तो इसे सुधार करने के लिए दोस्तों एक समिति का गठन किया गया है। एक समिति का गठन किया गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु कुछ दोस्तों यहाँ पर समिति का गठन किया गया है, जहाँ से हर एक बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये समिति किससे संबंधित है, ये समिति किससे संबंधित है। तो ये लिखे हैं दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु कौन से समिति है दोस्तों। तो एक समिति है दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति। पूछेगा कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था दोस्तों, 1957 ईस्वी में। उसके बाद पूछता है दोस्तों अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था दोस्तों, तो 1977 ईस्वी में दोस्तों। ये जो दो है दोस्तों महत्वपूर्ण है, इसको तो एकदम याद कर लेना है दोस्तों, इसको एकदम माइंड में फिक्स कर लेना है। 2 क्वेश्चन है। बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों, देखिए नाम बड़ा है, बलवंत राय मेहता समिति 1957। ये तो शब्द बड़ा है दोस्तों, अंक क्या हो जाएगा, छोटा। याद करने के लिए बता रहे हैं। अशोक मेहता समिति नाम छोटा है, अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ा, 1977। इसको तो 2 गो, ये दोस्तों जो 2 गो है इसको एकदम माइंड में बैठा लेना है दोस्तों कि बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977। एक है दोस्तों PVK राय समिति, PVK राय समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986, 64वां संविधान संशोधन 1989। और इस यहाँ से एक और क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, ये बोल रहा है 64वां संविधान संशोधन 1989 और 61वां संविधान संशोधन भी दोस्तों 1989 हुआ था, जो कि हमारे संविधान में इससे पहले मतदान करने का उम्र दोस्तों 21 वर्ष था, जबकि 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की आयु को दोस्तों 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1993 में किया गया, जो पंचायती राज व्यवस्था से दोस्तों संबंधित है। तो ये था दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों जो समिति था, जो आप लोग के समक्ष बता दी है। ये तो दोस्तों 2 महत्वपूर्ण है। अगर आप याद करना चाहते हैं या अपने ज्ञान को ज़्यादा विकसित करना चाहते हैं दोस्तों, तो ये सब याद रखिएगा तो और ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो पंचायती राज व्यवस्था था, बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय है, त्रिस्तरीय है दोस्तों। बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर पंचायती राज
जो व्यवस्था है दोस्तों त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय है दोस्तों। इसको समझना, ये समझना, ये दोस्तों जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन 10th क्लास में बहुत ही ज़्यादा आता है दोस्तों। यहाँ से जितना भी आएगा क्वेश्चन दोस्तों 3 नंबर का रहेगा या 4 नंबर का। और जो दोस्तों ये सब बताए हैं दोस्तों, यहाँ से जब भी क्वेश्चन पूछा है 10th क्लास में 1 नंबर का दोस्तों, ये 10th क्लास में नहीं दोस्तों, आगे भी जाइएगा तो यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ किया गया था, किस राज्य में किया गया था दोस्तों? तो बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है दोस्तों। कितना है? त्रिस्तरीय है। अब ये समझते हैं कि त्रिस्तरीय क्या है। जैसे ग्राम स्तर पर क्या होता है, प्रखंड स्तर पर क्या होता है, जिला स्तर पर क्या होता है। तो वही लिखे हैं दोस्तों कि बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था क्या है, त्रिस्तरीय है दोस्तों। तो पहले चलते हैं ग्राम स्तर पर। ग्राम स्तर पर जो हम लोग का दोस्तों ग्राम होता है, यानी कि जो गांव होता है, उस स्तर पर किस का निर्माण किया जाता है? तो ग्राम स्तर पर दोस्तों ग्राम पंचायत का निर्माण किया जाता है। ग्राम स्तर पर क्या है दोस्तों? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। उसके बाद प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होते हैं। जिला स्तर पर जिला पार्षद होते हैं दोस्तों। तो यही त्रिस्तरीय है कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होते हैं, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का निर्माण किया जाता है, जिला स्तर पर जिला परिषद का दोस्तों निर्माण किया जाता है, और यही सभी लोग मिलकर एक सत्ता का निर्माण करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? एक सत्ता में भागीदार बनते हैं दोस्तों। तो इस ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, इन्हीं को क्रमवार दोस्तों जानेंगे कि ग्राम स्तर पर जो व्यक्ति होते हैं कौन प्रधान होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, इनका अधिकार क्या होता है, इनका क्षेत्र क्या होता है, इनका शक्ति क्या होता है। उसके बाद दोस्तों पढ़ेंगे प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति के बारे में जानेंगे कि पंचायत समिति का चुनाव कैसे होता है, इनका क्या फंड होता है, इनके पास कहाँ से पैसा आता है, ये कैसे सत्ता में सहयोग करते हैं, कैसे जनता को सेवा करते हैं। उसके बाद दोस्तों पढ़ेंगे कि जिला स्तर पर जिला परिषद का क्या कार्य होता है दोस्तों। तो इन्हीं को तीनों को दोस्तों पढ़ेंगे। तो आज के दोस्तों वीडियो में हम बात करते हैं ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के बारे में, कुछ जानते हैं कि ग्राम पंचायत का निर्माण कैसे होता है दोस्तों। तो पढ़ते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम स्तर पर क्या पढ़ना है दोस्तों? ग्राम पंचायत, यानी कि ग्राम स्तर पहला पढ़ रहे हैं दोस्तों ग्राम पंचायत। ग्राम स्तर पर क्या होता है? ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का निर्माण करने के लिए दोस्तों औसतन आबादी कितना चाहिए? 7000 चाहिए। अगर ग्राम पंचायत का हम निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए औसतन आबादी कितना चाहिए? 7000 चाहिए दोस्तों। अगर एक गांव की आबादी 7000 नहीं है दोस्तों, तो उनके जितने भी पड़ोस वाले गांव हैं उनको मिला लिया जाएगा, और उस मिलाकर दोस्तों वहां पर क्या किया जाएगा? एक ग्राम पंचायत का निर्माण किया जाएगा। तो फर्स्ट ये तो याद रखना है दोस्तों कि ग्राम पंचायत का निर्माण कितनी आबादी पर होता है दोस्तों? तो औसतन कितना आबादी चाहिए? 7000 आबादी चाहिए। उसके बाद दोस्तों 500 की आबादी पर क्या होते हैं? एक वार्ड का चुनाव होता है दोस्तों। वार्ड से तो आप सब लोग परिचित होंगे, क्योंकि हर एक गांव में वार्ड साहब होते हैं। एक वार्ड, जो हमारे वार्ड होते हैं, एक वार्ड कितने आबादी पर होते हैं? तो 500 की आबादी पर बोला गया है दोस्तों कि ये क्या होंगे? वार्ड होंगे। तो अगर किसी ग्राम पंचायत की आबादी अगर दोस्तों 7000 है तो वहां पर वार्डों की संख्या कितना हो जाएगा? तो दोस्तों वहां पर वार्डों की संख्या कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अगर 7000 औसतन आबादी है तो वार्डों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों? 14 हो जाएगा। उसी प्रकार आप यानी कि 500 अगर आबादी रहेगा तो एक वार्ड होंगे। 500 से अधिक हो जाता है 50, तो ये मायने नहीं रखता है। अगर 800, 900, 1000, 1100 हो जाएगा तो एक अगला वार्ड का निर्माण करते जाएगा दोस्तों। तो वार्ड के लिए कितना चाहिए? 500 आबादी चाहिए दोस्तों। उसके बाद इस ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होते हैं? ये जो ग्राम पंचायत होता है, इस ग्राम पंचायत के प्रधान कौन व्यक्ति होते हैं? इस ग्राम पंचायत के दोस्तों प्रधान होते हैं हमारे मुखिया जी होते हैं। यही ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होते हैं? मुखिया जी होते हैं। अगर मुखिया जी नहीं रहते हैं तब उनके जगह पर कौन बैठते हैं? उप मुखिया जी बैठते हैं। मुखिया जी तो प्रधान होते हैं, अगर मुखिया जी नहीं है तब कौन बैठेंगे? तब हमारे उप मुखिया जी बैठते हैं।
उसके बाद दोस्तों इस ग्राम पंचायत में सरकारी व्यक्ति कौन होते हैं, यानी कि यहाँ पर मुखिया जी जो वार्ड होते हैं सरकारी व्यक्ति थोड़ी ना है, ये तो आम जनता है, चुनकर जाते हैं, ये सरकार का तो व्यक्ति नहीं है। लेकिन सरकार यहाँ पर इस ग्राम पंचायत में अपना एक सरकारी व्यक्ति रखती है। वो सरकारी व्यक्ति कौन होते हैं, पंचायत सेवक होते हैं। यानी कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत में पूछेगा कि सरकारी व्यक्ति कौन होते हैं, तो वो होते हैं दोस्तों पंचायत सेवक, यानी कि सचिव या उसको ग्राम सेवक भी कहते हैं। दोस्तों जितना भी मुखिया जी के पास पैसा आता है, जितना भी मुखिया जी के पास पैसा आता है वो डायरेक्ट पैसा मुखिया जी के पास नहीं आता है, सरकार अपने आदमी के पास पैसा देती है। यानी इस विभाग में जो सरकारी व्यक्ति होते हैं यानी पंचायत सेवक के पास जितना भी फंड आता है, जितना भी विकास करने के लिए ग्राम पंचायत में रुपया आता है दोस्तों, वो मुखिया जी के डायरेक्ट पास नहीं आता है, वो आता है पंचायत सेवक के पास। और यही पंचायत सेवक मुखिया जी को देते हैं पैसा विकास करने के लिए। यानी कि सरकार से जितना भी पैसा लाना होगा ग्राम पंचायत में, वो पैसा लाने का कार्य कौन करते हैं, तो ये पंचायत सेवक करते हैं। और इसी पंचायत सेवक से मुखिया जी पैसा प्राप्त करते हैं और अपने क्षेत्र में जनता के लिए भलाई करते हैं। तो ये जो होते हैं ग्राम स्तर पर सरकारी व्यक्ति कौन होते हैं, पंचायत सेवक होते हैं। और सरकार यहाँ पर इस व्यक्ति को रखी हुई है क्योंकि ये क्या होते हैं, शिक्षित व्यक्ति होते हैं, तब तो जाकर सही ढंग से जो पैसा आया है उसका उपयोग किया जाएगा। क्योंकि जो मुखिया हो सकते हैं अनपढ़ भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में कहीं पर इस बात का जिक्र नहीं किया गया है दोस्तों कि मुखिया के चुनाव लड़ने के लिए, वार्ड का चुनाव लड़ने के लिए, या संसद का चुनाव लड़ने के लिए, या विधायक का चुनाव लड़ने के लिए, तमाम जितने भी चुनाव हैं उसमें कहीं पर भी क्वालिफिकेशन की चर्चा नहीं किया गया है। तो अनपढ़ भी होंगे तो बन जाएंगे, इसलिए सरकार यहाँ पर अपना एक सरकारी व्यक्ति रखती है। और वो सरकारी व्यक्ति कौन होते हैं, पंचायत सेवक होते हैं। अब तो इतना जान लिया दोस्तों मुखिया जी के बारे में। अब आगे जानते हैं कि मुखिया जी इस्तीफा कैसे देंगे। मुखिया जी क्या इस्तीफा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, मुखिया जी इस्तीफा दे सकते हैं। मुखिया जी को लगेगा कि नहीं हमको इस पद से हम कोई मतलब नहीं है, हम इस्तीफा दे दें, तो मुखिया जी स्वतंत्र हैं, मुखिया जी इस्तीफा दे सकते हैं। दोस्तों इनके लिए जिला पंचायती राज पदाधिकारी के पास जाकर अपना इस्तीफा सौंपना पड़ेगा। दोस्तों ये हमारे जिला में बैठते हैं, जिला पंचायत राज पदाधिकारी। अगर मुखिया जी को इस्तीफा देना होगा दोस्तों तो मुखिया जी इस्तीफा कहाँ दे सकते हैं, जिला पंचायत राज पदाधिकारी के पास मुखिया जी जाकर अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। दोस्तों अपनी स्वेच्छा से मुखिया जी इस्तीफा कहाँ दे सकते हैं, तो जिला पंचायत राज पदाधिकारी के पास। ये तो हो गया इनकी स्वेच्छा से। अगर मुखिया जी को हम हटाना चाहते हैं दोस्तों तो कैसे हटा सकते हैं, तो पहले ही बताया कि ग्राम पंचायत में कितना औसतन आबादी चाहिए, 7,000। अगर 7,000 आबादी रहेगा तो कितना दोस्तों हो जाएंगे, वार्ड 14 हो जाएंगे। और वार्ड बोला गया है कि कितने पर एक वार्ड का निर्माण किया जाएगा, यानी कि 500 आबादी होगा तो कितने वार्ड होंगे दोस्तों, तो एक वार्ड का चुनाव होगा। अगर मान लेते हैं कि किसी पंचायत में 7,000 आबादी है और वहां पर 14 वार्ड है, इस 14 वार्ड का 1/3 अगर वार्ड, 1/3 दोस्तों वार्ड मुखिया जी के विपक्ष में मतदान कर देते हैं और जाकर जिला पंचायत राज पदाधिकारी के पास बोल देते हैं कि जो हमारे पंचायत में मुखिया हैं वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तब मुखिया को विवश होकर मुखिया जी को दोस्तों इस्तीफा देना पड़ेगा। एक तो पहला विधि है दोस्तों कि अपने मन से इस्तीफा दे सकते हैं, नहीं तो उनके अगर विपक्ष में 1/3 यानी कि जितना वार्ड है उतने वार्ड का 1/3 वार्ड अगर मुखिया जी के विपक्ष में मतदान कर देते हैं और जाकर जिला पंचायत राज पदाधिकारी के पास शिकायत कर देते हैं इनके बारे में दोस्तों, तो मुखिया जी को इस्तीफा देना पड़ जाएगा दोस्तों विवश होकर। तो ये था दोस्तों ग्राम पंचायत। अब दोस्तों इसके बाद अगले वीडियो में दोस्तों बात करेंगे ये जो ग्राम पंचायत के प्रधान मुखिया जी होते हैं इनके कौन कौन अंग होते हैं दोस्तों, इनका क्या कार्य होता है दोस्तों, इनका क्या कर्तव्य होता है दोस्तों। ये तो जान लिए सिर्फ कि ग्राम पंचायत छोटा सा भी जाने इसका झलक सिर्फ देखे हैं, यानी कि मुखिया जी के बारे में दोस्तों सिर्फ अभी झलक देखे हैं। इसके अगले वीडियो में सब पता चलेगा कि इनका कार्य क्या होता है, इनके पास पैसा कहाँ से आता है दोस्तों।
और एक बात और जान लीजिए दोस्तों, जो मुखिया का चुनाव होता है, जो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत में मुखिया जी का चुनाव होता है दोस्तों, ये जो चुनाव होता है बहुत ही कठिन चुनाव है दोस्तों। ये चुनाव में बहुत बड़ा समस्या होता है दोस्तों। विधायक का चुनाव यानी कि जो विधानसभा का चुनाव होता है दोस्तों, वो कोई भी व्यक्ति आसानी से अगर टिकट मिल जाएगा तो चुनाव जीत सकते हैं दोस्तों। सांसद का जो चुनाव होता है दोस्तों, वो भी आसानी से लोग जीत सकते हैं, लेकिन ये जो मुखिया का जो चुनाव होता है दोस्तों, बहुत ही संघर्षपूर्ण चुनाव होता है। इस चुनाव में जो हमारे मुखिया जनप्रतिनिधि होते हैं, उनको हर एक व्यक्तियों को खुश रखना पड़ता है दोस्तों। हर एक व्यक्तियों को खुश रखना पड़ता है, तब जाकर ये मुखिया जी चुनाव जीत सकते हैं, नहीं तो मुखिया जी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। 4 भाई हैं तो चारों भाइयों को मुखिया जी को खुश रखना पड़ेगा, नहीं तो पता चलेगा कि एक भाई क्या हो गया, रुस गया। पता चलेगा कि एक भाई बोल रहा है कि हमको बुढ़े पेंशन नहीं बना है, तो दूसरा भाई बोलेगा कि मुखिया जी हमको ये कार्य नहीं किए हैं, तो तीसरा भाई बोलेगा कि मुखिया जी हमको पार्टी नहीं दिए थे। तो जो मुखिया का चुनाव होता है दोस्तों, बहुत ही संघर्षपूर्ण होता है, और ये चुनाव में बहुत ही दोस्तों दिक्कत होता है, क्योंकि हर व्यक्तियों को खुश रखना पड़ता है। तो ये था दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। इसके अगले वीडियो में दोस्तों मुखिया जी के कर्तव्य, उनके कार्य और अंग के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छे लगे दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए दोस्तों, और अपने ग्रुप में इसको शेयर कीजिए दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों धन्यवाद।